जय हिंद। मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में, जहां से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो भारतीय संविधान निर्मित किया गया, इसके अधिकांश प्राविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। चूँकि भारत में ब्रिटिश सत्ता कायम थी और 1935 में ब्रिटिशों द्वारा भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, और जब भारतीय संविधान निर्मित किया जाता है तो इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अधिकांश प्राविधानों को शामिल कर लिया जाता है। और भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद शामिल किए गए थे, जिसमें लगभग 250 अनुच्छेद इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए थे। और भारतीय संविधान में कुल 10 देशों से कुछ महत्वपूर्ण प्राविधानों को लेके शामिल किया गया था। यही कारण है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला की भी संज्ञा दी जाती है। क्या संज्ञा दी जाती है? भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है भारतीय संविधान को। और कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल किए गए थे, तो 395 अनुच्छेद। लेकिन प्रश्न अगर पूछता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो उसके हम खंडों को भी जोड़ लेंगे। और वर्तमान समय में कुल 466 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, अगर उसके खंडों को भी हम जोड़ लेते हैं। और भारतीय संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, यानी किस देश से क्या क्या प्राविधान लिए गए हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से इकहरी नागरिकता का प्राविधान, इकहरी ही, चूँकि भारत में दोहरी नागरिकता तिहरी नागरिकता तो है नहीं, तो भारत में इकहरी नागरिकता यानी नागरिकता का प्राविधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और नागरिकता का प्राविधान कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्राविधान किया गया है। और ये नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में नागरिकता का प्राविधान किया गया है। और देखेंगे विधि का शासन, ये विधि का शासन का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता, ये दोनों, क्या विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता, ये दोनों प्राविधान कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। और कानून निर्माण की प्रक्रिया, इसी को विधि निर्माण, विधि का मतलब कानून ही होता है, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया या कानून निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से। और अगला देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली, क्या संसदीय शासन प्रणाली ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला देखें तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, जो संसदीय शासन प्रणाली भारत की है, इसमें मंत्री नियुक्त होते हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, इस प्रकार के जो मंत्री होते हैं ये सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये प्राविधान कहाँ से लिया गया है कि ये लोग उत्तरदायी होंगे? ये कहाँ से? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्या? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और अगला देखेंगे नाम मात्र का राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। और राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। कई बार पूछता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की बात की गई है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो 52 में। और विधि के समक्ष समानता ये अनुच्छेद 14 में। देखिए, अनुच्छेद 14 में ही विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता ये दोनों हैं। देखिए, इसको रटने में अगर कन्फ्यूजन हो तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि क्या ट्रिक होगी? ई विकास मंत्र। ट्रिक क्या होगी आपकी? ई विकास मंत्र। अब देखिए, ई का मतलब हुआ इकहरी नागरिकता, वी से हो गया विधि का शासन, और का से हो गया कानून निर्माण की प्रक्रिया, और सा से हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली, और मंत्र से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति
उत्तरदायी होगा। आपकी ट्रिक क्या होगी, ई विकास मंत्र, ई से क्या होगा, इकहरी नागरिकता यानी नागरिकता का प्राविधान, वि से विधि का शासन, का से कानून निर्माण की प्रक्रिया, स से संसदीय शासन प्रणाली और मंत्र से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अब शेष कितना बच रहा है, 2। नाम मात्र का राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। और विधि के समक्ष समानता, ये पद कहाँ से लिया गया है, प्राविधान, विधि के समक्ष समानता, तो ब्रिटेन के संविधान से। 2 आप रट लीजिए, बाकी इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब दूसरा आप देखेंगे अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से सबसे पहला क्या, मौलिक अधिकार लिया गया है। और मौलिक अधिकार का प्राविधान अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। कहाँ से, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्राविधान किया गया है। और मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में। भारतीय संविधान का भाग पढ़ेंगे तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। और दूसरा प्राविधान क्या है अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है, वो न्यायपालिका से संबंधित प्राविधान है। न्यायपालिका का प्राविधान कहाँ से लिया गया है, यानी भारत में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होगी, ये कहाँ से लिया गया है प्राविधान, अमेरिका के संविधान से। इसको आप कह सकते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। प्रश्न पूछा गया है एक बार कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्राविधान कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से यानी अमेरिका से लिया गया है। क्या, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका का प्राविधान अमेरिका से लिया गया। और अगला देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। क्या, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब हुआ जैसे कोई डिसीजन आ जाता है कोर्ट के द्वारा और उस पर फिर से कुछ सोच विचार करना हो या कोई संशोधन करना हो अपने डिसीजन पे ही, वही हुआ न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन का प्राविधान कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। और न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 137 में। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। और न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद यानी उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका के संविधान से। अभी आपने देखा राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। और महाभियोग, ये महाभियोग कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति की बात किस में की गई है, अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 63 में, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया महाभियोग का प्राविधान ये कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका के संविधान से, अनुच्छेद 61 में इसका प्राविधान किया गया है। ये महाभियोग क्या है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की एक प्रक्रिया है जिसे महाभियोग के नाम से जाना जाता है। तो महाभियोग भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, महाभियोग। और प्रस्तावना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, ये कई बार पूछा गया है। तो प्रस्तावना का प्राविधान कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अगला है वित्तीय आपात। ये वित्तीय आपात 360 में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। और ये वित्तीय आपात का प्राविधान कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात के बाद अगला देखेंगे विधि के समान संरक्षण। देखिए क्या, विधि के समान संरक्षण की यहाँ बात कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे विधि के समक्ष समानता। क्या, विधि के समक्ष समानता। और यहाँ पे क्या है, विधि के समान संरक्षण। ये संरक्षण है, यहाँ पे ध्यान देंगे नहीं, यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। विधि के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। और विधि के समक्ष समानता, ये समानता कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से। और विधि का शासन ये कहाँ से, ये भी
ब्रिटेन के संविधान से। यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। तो संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। समानता कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, इसके लिए भी आप एक ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक है अन्याय पुनः उपमा लो। अन्याय पुनः उपमा लो। ट्रिक आपकी क्या है? अन्याय पुनः उपमा लो। देखिए, अन्याय से क्या? आ से क्या होगा? अधिकार। क्या? अधिकार। यह अधिकार कौन सा? मौलिक अधिकार। न्याय। न्याय का मतलब न्यायपालिका से संबंधित प्राविधान। और पुनः से क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनरावलोकन। क्या? पुनरावलोकन। पुनः से क्या हो जाएगा? पुनरावलोकन। और उपमा, उप से क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का पद। और म से हो जाएगा महाभियोग। क्या? अन्याय पुनः उपमा लो। आ से अधिकार, यानी कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। न्याय से क्या? न्यायपालिका, यानी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्राविधान। पुनः से क्या हो जाएगा? पुनरावलोकन। कैसा पुनरावलोकन? न्यायिक पुनरावलोकन हो जाएगा। उप से क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का पद। और म से महाभियोग। और शेष कितने बच रहे हैं? प्रस्तावना, वित्तीय आपात और विधि के समान संरक्षण। ये तीनों आप रट लेंगे, चूँकि ये ट्रिक में नहीं शामिल है। तो इतना तो आपको हेल्प मिल जाएगा अगर आप ट्रिक ध्यान देंगे। अगर आप बिना ट्रिक के रट लेते हैं तो ये बेहतर है। अगर आपको रटने में प्रॉब्लम होती है तो ट्रिक का आप सहारा ले सकते हैं। और तीसरा आप देखेंगे, अभी आपने देखा ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है और अमेरिका के संविधान से। अब देखेंगे आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। देखिए, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। और निर्वाचक मंडल की बात करें, निर्वाचक मंडल का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो उसमें कौन कौन भाग लेगा और किस प्रकार से चुनाव होंगे, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्राविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का प्राविधान किया गया है। और दूसरा प्राविधान क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य का क्या कर्तव्य है नागरिकों के प्रति या देश के प्रति, इसका प्राविधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसी को DPSP भी कहते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या? किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को DPSP भी कहते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्राविधान किया गया है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और तीसरा देखेंगे, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन। राज्यसभा में आप देखेंगे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ये मनोनीत किए जाने का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाएगा, यानी मनोनीत किया जाएगा 12 व्यक्तियों को? तो ये अनुच्छेद 83 में इसका जिक्र किया गया है। और ये जो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाएंगे राज्यसभा में, ये किस क्षेत्र से संबंधित होंगे? तो ये कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, अर्थशास्त्र आदि क्षेत्रों से लिए जाएंगे। ये कि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि किस क्षेत्र से 12 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है। ऑप्शन आपको इनमें से मिल जाएगा। क्या?
कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, अर्थशास्त्र आदि क्षेत्रों से लिए जाते हैं। 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। और ये तो 3 ही है, तो इसके लिए तो ट्रिक की ज़रूरत है नहीं ना, कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ऐसे आप तोड़ के याद कर लिया करिए, इसमें तो नहीं तोड़ने की ज़रूरत है। इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि आयरलैंड के संविधान से क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन, ये कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और देखेंगे चौथा, देखेंगे कि कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्ति और संघीय व्यवस्था, क्या क्या प्राविधान कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्ति और संघीय व्यवस्था, ये 3 प्राविधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्ति का प्राविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्ति का प्राविधान किया गया है। और ये जो संघीय व्यवस्था है, ये संघीय व्यवस्था कब कही जाएगी कि संघीय व्यवस्था है, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। संघीय व्यवस्था के लिए दोहरी नागरिकता, क्या, दोहरी नागरिकता होनी चाहिए और एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका होना चाहिए। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब केंद्र और राज्य के लिए एक ही न्यायालय होना चाहिए। और लिखित संविधान, लिखित संविधान होना चाहिए। तो संघीय व्यवस्था के लिए क्या क्या होना चाहिए, दोहरी नागरिकता, एकीकृत न्यायालय यानी केंद्र और राज्य के लिए एक ही न्यायालय होना चाहिए और लिखित संविधान होना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था को हम संघीय व्यवस्था कहेंगे। तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है गया है, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्तियाँ और संघीय व्यवस्था। और अवशिष्ट शक्ति का जिक्र किसमें किया गया है, अनुच्छेद 248 में। आप देखेंगे कि कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा, उसको पहले देखेंगे। राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है राष्ट्रपति का पद, तो ब्रिटेन के संविधान से, उपराष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से, और राज्यपाल का पद कहाँ से, कनाडा से। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रपति ब्रिटेन से, उपराष्ट्रपति अमेरिका से और राज्यपाल कनाडा से। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति शासन और यूनियन शब्द, क्या, राष्ट्रपति शासन और यूनियन शब्द भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर से ध्यान देंगे, राष्ट्रपति शासन और यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखेंगे भारतीय संविधान में संघ की इंग्लिश फेडरेशन ना लिख के यूनियन लिखी गई है। वैसे तो संघ को क्या कहेंगे, फेडरेशन कहेंगे इंग्लिश में, लेकिन भारतीय संविधान में फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। और यूनियन का मतलब होता है जो भी राज्य भारतीय संघ में शामिल हो जाएंगे, यानी भारतीय यूनियन का हिस्सा हो जाएंगे, यूनियन में शामिल हो जाएंगे, वो स्वतंत्र नहीं हो सकते, वो संघ से अलग नहीं हो सकते। इसीलिए भारतीय संविधान में संघ की इंग्लिश फेडरेशन न लिख के यूनियन लिखा गया है, यानी भारतीय संघ में जो भी राज्य शामिल हो जाएंगे वो भारत से अलग नहीं हो सकते। तो ये यूनियन शब्द और राष्ट्रपति शासन कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब देखेंगे जापान के संविधान से, कहाँ से, जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्राविधान किया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कभी कभी दे देता है आर्टिकल, क्या, आर्टिकल या अनुच्छेद। आर्टिकल या अनुच्छेद का प्राविधान कहाँ से लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया है। क्या, आर्टिकल का प्राविधान या अनुच्छेद का प्राविधान या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्राविधान। और देखेंगे रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में, और पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना ये कहाँ से लिया गया है,
तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976। कब? 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और अनुच्छेद 5A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और भाग 4A, क्या? भाग 4A में, किसमें? भाग 4A में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। भाग 4A के अनुच्छेद, ये 5 लिखा हुआ है, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया, क्या? मौलिक कर्तव्य को। और अगला देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था, आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे आगे, तो अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो ये संयुक्त अधिवेशन का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और समवर्ती सूची, जब भारतीय संविधान की सूची पढ़ेंगे, अनुसूची 7 पढ़ेंगे, तो उसमें 3 प्रकार की अनुसूचियों का जिक्र किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो संघ सूची और राज्य सूची थी, ये तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही ले लिया गया था, लेकिन जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और तीसरा, प्रस्तावना की भाषा। ये प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रस्तावना की भाषा। देखिए, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा, क्या? प्रस्तावना की भाषा। ये भाषा कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना की? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। इसको ध्यान देंगे, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, यहाँ पे टिक कर देंगे, कन्फ्यूजन होता है। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से। अगला देखेंगे दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में किया गया है। और ये भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों की सहमति से। देखिए, ये जो जब साधारण बहुमत से कोई संशोधन किया जाता है संविधान में, उस समय हमारा संविधान लचीला संविधान कहा जाएगा। लेकिन जब विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों की सहमति से कोई संशोधन किया जाएगा, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो जाती है। और ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आएगा। देखिए, कठोर का मतलब ये नहीं होता कि कहाँ के कानून कितने सख्त हैं। कठोर का मतलब होता है कि उस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कितनी जटिल है। जितनी जटिल प्रक्रिया संशोधन की होगी, उस संविधान को उतना ही कठोर माना जाएगा। तो सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? तो अमेरिका का सबसे कठोर संविधान है। और सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का संविधान है। और भारतीय संविधान देख रहे हैं, भारतीय संविधान में सारी प्रक्रियाएं हैं, लचीला भी है और कठोर भी है। तो कठोर कब होगा? जब तीसरी विधि से कोई संशोधन किया जाएगा, यानी विशेष बहुमत और 50% से अधिक राज्यों की सहमति से कोई संशोधन किया जाएगा, तो भारतीय संविधान उस समय पे कठोर संविधान की श्रेणी में आएगा। जब साधारण बहुमत से कोई संशोधन किया जाएगा तो वो लचीले संविधान की श्रेणी में आएगा। अगला देखेंगे फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी लोकतांत्रिक गणराज्य का प्राविधान किया गया है। यानी
लोकतंत्र यानी जनता का शासन होगा। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। लोक का मतलब जनता होता है, जनता का शासन। ये प्राविधान कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और 3 शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांस से लिए गए। स्वतंत्रता और समानता फ्रांस की क्रांति के शब्द थे और वहीं से ही ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुता भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है। और देखेंगे अगला, जर्मनी का संविधान। ये जर्मनी का संविधान से राष्ट्रीय आपात का प्राविधान लिया गया है और राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का प्राविधान किया गया। अब तक भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा चुका है, जिसमें पहली बार अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था और दूसरी बार दिसंबर 1971 में भारत चीन युद्ध के दौरान और अंतिम बार 1975 में अशांति के आधार पे राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया गया था। और इसके बाद अशांति के आधार पे राष्ट्रीय आपात अब नहीं घोषित किया जा सकता, चूँकि ये प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया, यानी अशांति के आधार पे राष्ट्रीय आपात घोषित नहीं किया जा सकता वर्तमान समय में। तो आप इन सभी तथ्यों को ध्यान से एक बार फिर से देख लेंगे और नोट भी कर लेंगे, चूँकि यहीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।